विद्यार्थियों, हम ये पार्ट सेकंड के एथिक्स प्रश्न पत्र के अंतर्गत नीति शास्त्र के स्वरूप की चर्चा कर रहे हैं। आज इस चौथे लेक्चर में हम बात करेंगे नीति शास्त्र की परिभाषा की। नीति शास्त्र की भिन्न भिन्न प्रकार से परिभाषाएं दी जाती हैं। सबसे छोटी और सुगम परिभाषा है नीति शास्त्र आचरण का विज्ञान। इसी तरह से विलियम लिली की जो पुस्तक है एथिक्स की, उसमें नीति शास्त्र की परिभाषा है, नीति शास्त्र उन मानकों की व्याख्या प्रस्तुत करता है जिसके आधार पर हम मनुष्य के कर्मों के उचित या अनुचित होने का निर्णय देते हैं। विलियम लिली की जो पुस्तक है वो अंग्रेजी माध्यम के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए, एथिक्स के लिए ये आपको सजेस्ट की जा सकती है कि आप यदि अंग्रेजी माध्यम से एथिक्स या नीति शास्त्र को पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए सेकेंड ईयर के लेवल पर एक अच्छी टेक्स्ट बुक है और उसमें एथिक्स की परिभाषा ही दी जाती है कि उन स्टैंडर्ड्स को डील करती है जिसके बिहाफ पर हम किसी ह्यूमन एक्शन को राइट या रॉन्ग कहते हैं। इसी तरह से आपके नीति शास्त्र की बहुत सारी पुस्तकें हैं। उसमें जे.एस. मैकेंजी की भी एक पुस्तक है, जे.एन. सिन्हा साहब की भी पुस्तक है। वहां पर नीति शास्त्र की परिभाषा इस रूप में की गई है कि नीति शास्त्र परम सुख का विज्ञान है। और नीति शास्त्र की जो परिभाषा है वो वेद प्रकाश वर्मा की पुस्तक में हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए ये टेक्स्ट बुक बहुत अच्छी है। और मैं अपनी राय से, मतलब एक सरल, वैसे आप कोई भी पुस्तक खरीद सकते हैं, आपकी रिकमेंडेड बुक्स में भी इसका नाम है। और हिंदी माध्यम के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए एक अनुशंसा करती हूँ कि ये आपको इसकी भाषा आसानी से समझ में आ जाएगी। और इसमें दी गई परिभाषा इस प्रकार की है कि यदि आपने इन परिभाषा के ये 4 और 5 जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, आप इन शब्दों को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो ये जो शब्द हैं वो आपको नीति शास्त्र के स्वरूप को भी स्पष्ट कर। तो इस परिभाषा के अनुसार जो वेद प्रकाश वर्मा की नीति शास्त्र के मूल सिद्धांत पुस्तक के अंतर्गत दी गई है, इस नीति शास्त्र की परिभाषा है, नीति शास्त्र वह मानकीय या आदर्श मूलक विज्ञान है। मानकीय या आदर्श मूलक विज्ञान को नॉर्मेटिव साइंस कहा जाता है अंग्रेजी में, जो सामाजिक जीवन व्यतीत करने वाले सामान्य मनुष्य के आचरण या ऐच्छिक कर्मों पर निष्पक्ष या व्यवस्थित रूप से विचार करके उनके संबंध में उचित अनुचित अथवा शुभ अशुभ का निर्णय देने के लिए मापदंड प्रस्तुत करता है और इस निर्णय के आधार के लिए कुछ मूल सिद्धांतों अथवा मानकों या आदर्शों की स्थापना करता है। ये परिभाषा इस रूप में मैंने आपके समक्ष रखी है कि ये बेशक थोड़ी सी लंबी लग रही है, पर जब हमारे पास एक लंबा क्वेश्चन आता है कि नीति शास्त्र के स्वरूप को समझाइए, तो ये परिभाषा उन सारे पॉइंट्स या बिंदुओं को कवर करती है जो हमें नीति शास्त्र के स्वरूप में स्पष्ट करने। जैसे कि पहला बिंदु है, आप इसे पॉइंट वाइज भी, आप यदि इस पुस्तक को देखेंगे तो इसमें पॉइंट में वर्णन समझाया भी गया है। तो आप जब निबंधात्मक प्रश्न तैयार करें तो इस परिभाषा को ध्यान में रखते हुए उस प्रश्न को अच्छा तैयार कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट है, नीति शास्त्र एक मानकीय या आदर्श मूलक विज्ञान है। इससे पहले जब हमने चर्चा की थी तो आपको बता दिया था कि मानकीय और आदर्श मूलक विज्ञान क्या होते हैं, किस तरह से वो विवरणात्मक या वर्णनात्मक विज्ञान से भिन्न होते हैं। तो वहां उसका भी आपको विस्तार से, यदि निबंधात्मक प्रश्न आता है तो लिखना है। तो पहला लक्षण ये परिभाषा स्पष्ट कर रही है कि नीति शास्त्र विज्ञान है, परंतु मानकीय या आदर्श मूलक विज्ञान। इसके साथ ये परिभाषा आगे स्पष्ट कर रही है सामाजिक जीवन जीने वाला, यानी कोई अकेला क्या करता है इससे नीति शास्त्र का ताल्लुक नहीं है जब तक कि वो समाज जीवन पर प्रभाव नहीं डालता। तो सामाजिक जीवन जीने वाले, और एक और शब्द यद्यपि मैंने हाईलाइट नहीं किया है पर आप करिएगा, सामान्य मनुष्यों पर। यहाँ सामान्य मनुष्यों को कहने का अभिप्राय ये है कि नीति शास्त्र में जब हम मनुष्य के ऐच्छिक कर्मों पर मूल्यांकन करते हैं कि इसके द्वारा किया गया कर्म उचित है या नहीं है, शुभ है या नहीं है, तो हम उस मनुष्य का एक शारीरिक मानसिक कार्य करने की क्षमता भी देखते हैं।
तो यहाँ पर हम ये कहते हैं जो छोटे बच्चे हैं, जो अबोध हैं, जो सही गलत की समझ को नहीं जानते, या जो बच्चे विक्षिप्त हैं किसी कारणवश, प्राकृतिक कारणों से उनकी मानसिक दशा ऐसी नहीं है कि वे अपने आप को परिपक्व रूप में ला सके, हम उसके आचरण की बात नहीं कर रहे। हम उसी मनुष्य को जिम्मेदार मान रहे हैं जो उस कार्य को करने में पूरी तरह से शारीरिक मानसिक रूप से सक्षम था, परंतु उसने उस कार्य को किया या नहीं किया। तो मनुष्य ने यदि शुभ समाज के कल्याण की दृष्टि से या अच्छे की दृष्टि से किया है तो हम उसे शुभ कहेंगे, यदि उसमें बाधा पहुंचाने की दृष्टि से, उसे नुकसान पहुंचाने की दृष्टि से किया है तो अशुभ कहेंगे। परंतु जिस मनुष्य के ऐच्छिक कर्मों का मूल्यांकन हो रहा है उस मनुष्य की एक शारीरिक और मानसिक विकसित अवस्था होनी चाहिए, तो हम सामान्य वयस्क मनुष्य के आचरण का ही मूल्यांकन करते हैं। यह भी नीति शास्त्र के स्वरूप में हमें स्पष्ट करना है। फिर जब हम सामान्य मनुष्य के कर्म या आचरण की बात कर रहे हैं तो आप जानते हैं मनुष्य का आचरण उसके ऐच्छिक कर्मों से संपादित होता है। मनुष्य जिस प्रकार के संकल्पों का अभ्यास करता है, यानी ऐच्छिक कर्म जो है वे कर्म है जिसे मनुष्य करने या नहीं करने के लिए स्वतंत्र है, तो वो अपने संकल्प के अनुसार उस कर्म को चुनता है जो समाज के लिए, व्यक्ति के लिए अच्छा है, अथवा उसका चुनाव नहीं करता। तो ये मनुष्य की एक इच्छा स्वातंत्र्य पर निर्भर करता है। तो नीति शास्त्र की परिभाषा यह भी स्पष्ट करती है कि ये मनुष्य के ऐच्छिक कर्मों पर लागू हो रहा है। अब इन ऐच्छिक कर्मों पर जब वो मापदंड प्रस्तुत करने के लिए बढ़ रहा है या मूल्यांकन कर रहा है तो वो उचित अनुचित, शुभ अनुशुभ अशुभ कहने से पहले यहाँ पर यह भी ध्यान रखा जा रहा है कि इस प्रकार का निर्णय या मूल्यांकन करने के लिए या मापदंड करने के लिए बिल्कुल निष्पक्ष, यानी आपकी निजी पसंद नापसंद उसमें नहीं आती, बिल्कुल निष्पक्ष और व्यवस्थित रूप से विचार करके ये निर्णय दिए जाते हैं। और जब मापदंड प्रस्तुत किया जाता है तो एक और बात आपको ध्यान में रखनी है, और जिसको आपने जब नीति शास्त्र विज्ञान है या कला है उसमें भी समझा था कि नीति शास्त्र इस निर्णय के आधार के लिए कुछ मूल सिद्धांतों या मानकों या आदर्शों की स्थापना करता है। यानी आप ये नहीं कह सकते कि नीति शास्त्र जो है मनुष्य की प्रत्येक परिस्थिति के लिए हम शुभ अशुभ बताएं, ऐसे मापदंडों की स्थापना करें। वो उसके लिए एक सामान्य मार्गदर्शन देता है, इसलिए वो कुछ मूल सिद्धांतों या मानकों या आदर्शों की स्थापना करता है। तो इस प्रकार से वेद प्रकाश वर्मा जी की पुस्तक में दी गई परिभाषा को मैंने आपके समक्ष रखा, और जब आप नीति शास्त्र के स्वरूप को स्पष्ट करेंगे या जानेंगे तो आप इस परिभाषा में दिए गए सभी शब्दों को जो है पूरी तरह से अपने विचार में स्पष्ट करिएगा, तभी आप नीति शास्त्र के स्वरूप को सही प्रकार से समझ सकते हैं। तो आज हमने नीति शास्त्र की परिभाषा को जाना, और आपके लिए अभ्यास प्रश्न है अधिकतर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। नीति शास्त्र की परिभाषा देते हुए उसके स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। तो सर्वप्रथम आप परिभाषा लिखिए और फिर उस परिभाषा के आधार पर आप पॉइंट वाइज भी और किसी भी तरह ये आपके लिखने का स्वयं का एक चुनाव हो सकता है, और अच्छी तरह से उसके स्वरूप को जो है उसके मुख्य बिंदुओं को जिसको हमने हाईलाइट किया है आप भी हाईलाइट करते हुए अपने उत्तर जो है अच्छी तरह से लिखने का अभ्यास कीजिएगा। इसी तरह से ये जो परिभाषा है इसी में से छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि निम्नलिखित संप्रत्यों को, संप्रत्य होते हैं कंसेप्ट्स, यानी जो अवधारणाएं हैं या कंसेप्ट्स हैं वो उस शब्द से संबंधित सारे लक्षणों को प्रकट कर देती है। तो आपको छोटे क्वेश्चन में भी इस तरह के जो है विकल्प मिलेंगे, तो आपको निम्न संप्रत्यों को स्पष्ट कीजिए ऐसा प्रश्न आएगा, तो उसमें इस परिभाषा में जो अपन ने कंसेप्ट्स की चर्चा की उनके उत्तर लिखने का अभ्यास कीजिएगा, जैसे नीति शास्त्र, आचरण, नैतिक मापदंड, आदर्श मूलक या नियामक विज्ञान, ऐच्छिक कर्म। आज हमने ये लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। अब नीति शास्त्र के स्वरूप की हम आपसे लगभग बात कर चुके हैं। अगले लेक्चर में नीति शास्त्र की विधाएं, यानी जब हम नीति शास्त्र के स्वरूप की बात कर रहे हैं तो हम ये देखेंगे कि 20वीं सदी में नीति शास्त्र के स्वरूप में एक और परिवर्तन आया और एक और नई विधा का आरंभ हुआ, तो उसे हम अगले लेक्चर में जानेंगे। थैंक यू।